हेलो दोस्तों, इंडियन मार्केट्स में एक और बड़ा रीट आईपीओ आने वाला है। बगमाने प्राइम ऑफिस रीट 5 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है और ये 7 मई को बंद होगा। ये एंटिटी 95 to 100 रुपीस पर यूनिट के प्राइस बैंड पर 3,405 करोड़ रुपीस रेज करने का प्लान कर रही है, जिसके पास लगभग 40,000 करोड़ रुपीस का पोर्टफोलियो है। साइज के हिसाब से ये इंडिया में लिस्ट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्योर प्ले ऑफिस रीट है। इसके पहले मेजर रीट आईपीओ नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट का था। वैसे दोनों इश्यूज काफी अलग हैं। नॉलेज रियल्टी एक डाइवर्सिफाइड बेट था जिसमें 7 शहरों में 29 एसेट्स थे जो जानबूझकर रिस्क को बांट रहा था। बगमाने इसका उल्टा है। पेपर में इंडियाज बिगेस्ट प्योर प्ले ऑफिस रीट सुनने में इंस्टीट्यूशनल और बड़ा लगता है, लेकिन असलियत में ये एक नैरो बेट है। इसका पूरा रेवेन्यू सिर्फ एक ही शहर के 2 कॉरिडोर से आता है। इसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ 3 बिल्डिंग से आता है और लगभग पूरा रेंट वो विदेशी मल्टीनेशनल्स दे रहे हैं जो इंडिया से अपने ऑफशोर ऑपरेशंस चला रहे हैं। क्या ये नैरोनेस एक मोट है या फिर ये फेल होने का एक सिंगल पॉइंट है? अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इसी सवाल का जवाब देना होगा, और इसका जवाब इस सवाल के दोनों साइड से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज के इस वीडियो में हम बगमाने रीट के आईपीओ को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या अच्छा है, फिर हम इससे रिलेटेड एक पैराडॉक्स भी समझेंगे, एंड में हम इस रीट के फाइनेंशियल्स देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस रीट में अच्छा क्या है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में कंसंट्रेशन को आमतौर पर एक बुरा शब्द माना जाता है। किसी भी इन्वेस्टर को पहली सलाह यही मिलती है कि वो अपने बेट्स को स्प्रेड करके रखे। लेकिन क्या कोई ऐसी वजह है जिसके कारण बगमाने का ये एक्सट्रीम नैरोनेस एक खामी की बजाय उसकी खासियत हो सकती है? ये बात इस पर आकर टिकती है कि बगमाने ने किस तरह के कॉरिडोर्स चुने हैं और वो कॉरिडोर्स किस तरह के टेनेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंडिया में नेशनल ऑफिस वैकेंसी लगभग 15.2% है। हैदराबाद में ये नंबर 25.7% है, यानी वहां 1/4 से ज्यादा हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेस खाली पड़े हैं। इसके मुकाबले बगमाने के दोनों कॉरिडोर्स को देखिए। पहला बेंगलुरु का आउटर रिंग रोड या ORR है, जहां वैकेंसी सिर्फ 4.1% है। दूसरा SBD सिटी है, जहां वैकेंसी 5.4% है। दूसरे शब्दों में ये हॉट प्रॉपर्टीज हैं। जब डिमांड सप्लाई से इतनी ज़्यादा होती है तो लैंडलॉर्ड्स को इंडियन कमर्शियल रियल एस्टेट में एक रेयर चीज़ मिलती है, और वो है प्राइसिंग पावर। JLL फोरकास्ट करता है कि ORR का रेंट कैलेंडर ईयर 28 तक एनुअली 5.2% बढ़ेगा, जबकि SBD सिटी का रेंट 6.5% बढ़ेगा। ये ऐसे माइक्रो मार्केट्स हैं जो इंडिया के ब्रॉडर रियल एस्टेट से काफ़ी आगे हैं। वहीं टेनेंट्स के मामले में इंडियन ऑफिस लीजिंग के काम करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है। जब कोई कंपनी इंडिया में ऑफिस लीज पर लेती है तो लैंडलॉर्ड उसे सिर्फ एक खाली शेल देता है। टेनेंट को उसके अंदर का सब कुछ खुद बनाना पड़ता है, मतलब कैबिन्स, वायरिंग, केबलिंग, कैफेटेरिया, सर्वर रूम, लैब्स वगैरह। इसमें आमतौर पर उन्हें 3 से 5 साल के रेंट के बराबर का खर्चा करना पड़ता है। US या यूरोप से कंपेयर करें तो वहां लैंडलॉर्ड्स आमतौर पर फिट आउट कॉस्ट का लगभग 1/4 हिस्सा खुद ही फंड करते हैं। ये एक छोटी सी अकाउंटिंग डिटेल लग सकती है, लेकिन सोचिए इसका मतलब क्या है। इंडियन ऑफिस टेनेंट्स बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं। सोचिए उस कंपनी के बारे में जिसने एक कैंपस को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करने में 5 साल के रेंट का खर्चा उठाया हो। उसे छोड़कर जाना, खासकर थोड़े से रेंट बचाने के लिए, बिल्कुल फीसिबल नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर टेनेंट्स रुकते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू भी करते हैं। अक्सर वो उसी कैंपस के अंदर और जगह भी लेते हैं। बगमाने के नंबर्स देखिए। फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 9 महीनों के बीच कंपनी ने 7.2 मिलियन स्क्वायर फीट लीज पर दिया। उसका 91.7% उन्हीं एग्जिस्टिंग टेनेंट्स के पास गया जो अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे थे। नए टेनेंट्स का कंट्रीब्यूशन 9% से भी कम था। और तो और बगमाने की कंप्लीटेड एरिया का लगभग 43% बिल्ड टू सूट है, यानी वो बिल्डिंग खास तौर पर किसी टेनेंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही डिज़ाइन की गई थी। वहाँ ये स्टिकीनेस और भी ज़्यादा होता है। तो बुल केस ये है कि बगमाने उन ऑफिस स्टार्ड माइक्रो मार्केट्स में काम करता है जहाँ रेंट सिर्फ ऊपर ही जा सकता है। ये उन टेनेंट्स को सर्विस देता है जो आसानी से नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपने फिट आउट्स में बहुत सारा पैसा लगा दिया है। उनका एवरेज लीज 7.4 ईयर्स चलता है, और जब वो ख़त्म होता है तो ज़्यादातर लोग उसे लगभग 15% ज़्यादा रेंट पर रिन्यू करते हैं। दूसरे शब्दों में ये नैरोनेस सिर्फ भरोसेमंद कैश फ्लो पक्का करता है। लेकिन इसका एक चैलेंजिंग साइड भी है। बगमाने का पोर्टफोलियो 98.8% फुल है। वहाँ लगभग कोई खाली जगह बची ही नहीं है। कंपनी जितना कैश ला सकती है उतना ही ला रही है। ये एक ऐसी कंपनी के लिए थोड़ा अजीब सवाल खड़ा करता है जो पब्लिक से पैसे मांगने वाली है। एक नॉर्मल ग्रोइंग रीट स्टोरी में
कम ऑक्यूपेंसी ही वो जगह होती है जहां से ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है। जैसे आप 70% भरी हुई बिल्डिंग खरीदते हैं और आपकी रेवेन्यू ग्रोथ बाकी हिस्से के भरने से आती है। जैसे नॉलेज रियल्टी की बात करें तो ये 91% ऑक्यूपेंसी पर लिस्ट हुई थी। वो लगातार अपनी बची हुई जगह भर रही है, जो उसके ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा है। बागमाने के पास खींचने के लिए वो लेवर ही नहीं है। उनके अपने प्रोजेक्शंस मानते हैं कि खाली ऑफिस स्पेस को लीज पर देने से फाइनेंशियल ईयर 30 तक ग्रोथ में सिर्फ 1% का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। हर साल 1% नहीं, बल्कि 4 सालों में टोटल 1%। तो फिर वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? उनकी प्रॉमिस ग्रोथ का लगभग 30% उन कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट में इंक्रीज से आता है जो एग्जिस्टिंग लीज में ही पहले से शामिल है, और 8% मार्क टू मार्केट से आता है, यानी पुराने खत्म हो रहे कॉन्ट्रैक्ट्स को आज के मार्केट रेट्स पर फिर से लीज पर देने से। एक छोटा सा 3% का अदर से आता है, लेकिन उस ग्रोथ का 58% मतलब आधे से भी ज्यादा उन बिल्डिंग से आता है जो अभी पूरी तरह बने ही नहीं है। तो अगर आप इस रीट पर बेट ले रहे हैं तो आपके बेट का 3/4 हिस्सा एग्जीक्यूशन रिस्क से ही घिरा हुआ है। बागमाने के पास लगभग 1 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसने उससे दुगनी जगह को अपने फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया के तौर पर मार्क किया है। ये 2 ऑन कैंपस होटल्स और एक सोलर प्लांट भी ला रहे हैं। आने वाले सालों में कंपनी का टोटल प्लांट केपेक्स 31,620 करोड़ रुपीस है। इसे समझने के लिए ये कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 25 के कैश फ्रॉम ऑपरेशन से भी लगभग दुगना है और कंपनी की बुक्स पर मौजूद नेट डेट से बहुत ज्यादा है। अब ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नई प्रॉपर्टीज डेवलप करना बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है, खास करके अगर वो बिल्डिंग्स अच्छे यील्ड्स पर पहले ही लीज हो जाएं। और स्पॉन्सर मतलब बागमाने ग्रुप का बेंगलुरु में सक्सेसफुल बिल्डिंग बनाने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि ये सब सिर्फ प्रॉमिसेस हैं। अगर आप रीट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप बॉन्ड जैसी प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं। बागमाने वो प्रेडिक्टेबिलिटी अपने एग्जिस्टिंग 98% भरे हुए पोर्टफोलियो में देता है, लेकिन उसके साथ एक डेवलपमेंट आर्म, 2 होटल प्रोजेक्ट्स जिनके इकोनॉमिक्स ऑफिस लीजिंग से बिल्कुल अलग हैं और एक सोलर केपेक्स स्टोरी से भी जुड़ी हुई है। चलिए इन आखिरी 2 पर थोड़ा फोकस करते हैं। होटल्स जो सीधा ऑफिस कैंपसेस पर बनाए जा रहे हैं, उन्हें पड़ोस के कॉर्पोरेट टेनेंट्स के लिए एक नेचुरल अमेनिटी के तौर पर पेश किया गया है। पिच ये है कि टेनेंट्स की हॉस्पिटैलिटी की जरूरत कैंपस ही पूरी कर देगा। ये सही है, लेकिन होटल्स और ऑफिसेज की इकोनॉमिक्स बहुत अलग होती हैं। ऑफिस लीजेस लंबे होते हैं और रेंट हर महीने मिलता है। होटल्स रात के हिसाब से कमरे रेंट पर देते हैं, और वो भी उन रेट्स पर जो साइकिल के साथ बदलते हैं। उनके कॉस्ट भी ज़्यादा हैं। बागमाने को एक एक्सपीरियंस्ड होटल ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, ऑक्यूपेंसी को 0 से बढ़ाना होगा और शुरुआती ऑपरेटिंग लॉसेस भी झेलने होंगे। सोलर स्टोरी के भी अपने इंटरेस्टिंग एंगल्स हैं। बागमाने एक सोलर प्लांट चलाता है जो अपने टेनेंट्स को ग्रीन पावर सप्लाई करता है, और अब वो इसे और बढ़ा रहा है। ग्रिड की जगह उनके टेनेंट्स सीधा बागमाने से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पिच है, लेकिन इसमें वो लॉन्ग लीज इकोनॉमिक्स नहीं है जो ऑफिस पोर्टफोलियो को इतना स्टेडी बनाती हैं। असल में उनकी सोलर ऑफरिंग्स जो रेवेन्यू का सिर्फ लगभग 3% है, बेस्कॉम टैरिफ्स में चेंजेस जैसे और कई चीज़ों से अफेक्ट होती हैं। यहाँ एक फाइनेंसिंग का एंगल भी है। इंडियन रीट्स के लिए सेबी का नियम है कि उन्हें हर साल अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश का कम से कम 90% यूनिट होल्डर्स को बांटना होता है। इसलिए वो इस डेवलपमेंट को फंड करने के लिए पैसा आसानी से रोक नहीं सकते, उन्हें बोरो करना ही पड़ेगा। अब ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बागमानी की बैलेंस शीट कंजर्वेटिव है और इसका नेट डेट पोर्टफोलियो वैल्यू का सिर्फ 7% है, जो ज़्यादातर लिस्टेड रीट से काफ़ी कम है। लेकिन इसका लगभग पूरा एग्जिस्टिंग डेट फ्लोटिंग रेट्स पर है। ये काफ़ी अनसर्टेनिटी ला सकता है। इंटरेस्ट रेट्स में 100 बेसिस पॉइंट्स का चेंज इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लगभग 38 करोड़ रुपीस से बदल देता है। आज ये संभाला जा सकता है, लेकिन अगर डेवलपमेंट प्लान के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा डेट की ज़रूरत पड़ी और चांसेस हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो बागमाने के बारे में सोचने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये एक हाइब्रिड है। इसके पास एक मौजूदा पोर्टफोलियो है जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बॉन्ड जैसी स्टेबल इनकम लाती हैं, लेकिन उनके पास एक पाइपलाइन है जो इक्विटी जैसी है और पूरी तरह एग्जीक्यूशन पर निर्भर करती है। आईपीओ आपसे एक ऐसी कीमत मांग रहा है जो दोनों की वैल्यू लगाती है। चलिए अब बागमाने के नंबर्स देखते हैं। कंपनी 3,405 करोड़ रुपीस रेज कर रही है, उसमें से 2,390 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है। ये वो पैसा है जो कंपनी के पास लग्जर और बागमाने रियो को खरीदने के लिए जाएगा, जो 2 एसेट्स उनके पोर्टफोलियो में जोड़े जा रहे हैं। बाकी 1,015 करोड़ रुपीस एक ऑफर फॉर सेल है, मतलब वो पैसा जो मौजूदा इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। रीट के लिए ये एबनॉर्मल नहीं है। इसका वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग है। ये कुछ तरीकों से कन्वेंशनल है।
₹100 के अपर प्राइस बैंड पर बागमाने का इम्प्लाइड मार्केट कैप लगभग 34,000 करोड़ रुपीस है। इसके पोर्टफोलियो की ग्रॉस एसेट वैल्यू 40,000 करोड़ रुपीस है, यानी आईपीओ की कीमत इसके एसेट वैल्यू से लगभग 15% डिस्काउंट पर लगाई गई है। लिस्टेड इंडियन ऑफिस रीट्स सेकेंडरी मार्केट में आमतौर पर इसी तरह ट्रेड करते हैं, लेकिन प्रोजेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड ज्यादा है, यानी उनका इस बात का अंदाजा कि अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक इन्वेस्टर के तौर पर कितना कैश वापस मिलेगा। बागमाने फाइनेंशियल ईयर 27 में लगभग 6% का गाइडेंस दे रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 30 तक 7.5% के आसपास पहुंच जाएगा। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, जो इंडियन रीट्स का सबसे पुराना प्लेयर है, जिसके पास 7 साल की लिस्टेड हिस्ट्री और 27 क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वो फिलहाल इससे कम ट्रेलिंग यील्ड दे रहा है। नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट का भी यही हाल है। ये गैप एक सवाल खड़ा करता है, आईपीओ बेचने वाले इतनी यील्ड क्यों छोड़ दे रहे हैं? एक ऑप्टिमिस्टिक नजरिया ये है कि इंडिया में रीट आईपीओस की कीमत अक्सर सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रखी जाती है, क्योंकि ये एसेट क्लास अभी भी अपना रिटेल इन्वेस्टर बेस बना रहा है। ये प्रीमियम सिर्फ एक लालच है ताकि ये डील एक्चुअली सक्सेसफुल हो सके। लेकिन ज़्यादा स्केप्टिकल नज़रिया ये है कि वो प्रोजेक्टेड यील्ड्स काफ़ी हद तक डेवलपमेंट पाइपलाइन के वक्त पर पूरा होने और एक्सपेक्टेड नंबर्स आने पर निर्भर हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैश में 20% की ग्रोथ प्रोजेक्ट करते हैं। चांसेस हैं कि वो बिजनेस के उस हिस्से पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं जो अभी तक बना ही नहीं है। अगर ऐसा है तो बेचने वालों के पास खरीदने वालों से इस रिस्क के बारे में ज़्यादा क्लियर आइडिया हो सकता है और वो ज़्यादा यील्ड्स के बावजूद इसे प्राइस इन कर रहे हैं। सच्चाई शायद इन दोनों का ही एक मिक्स है। हमें इसका सही जवाब अभी नहीं पता। आपको क्या लगता है, क्या बागमाने का आईपीओ सक्सेसफुल होगा? क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।